गुड मॉर्निंग क्लास। अब आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। देखो फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास के लिए ये वीडियो है, तो इसमें मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को मैं इस वजह से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो फर्स्ट चैप्टर आप चेक करेंगे उसमें सेट, देन रिलेशन फंक्शंस है आपके पास, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके पास, तो फंक्शंस यूज होंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली थ्योरी बेस है, कम्प्लीटली क्या है, थ्योरी बेस है। उसके बाद सेकंड चैप्टर उससे रिलेटेड है, थर्ड चैप्टर उससे रिलेटेड है। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेक करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक टाइप से अगर आप चेक करें तो फंक्शन से ही बेस्ड है। उसके बाद आप मैथमेटिक ऑपरेशंस चेक करेंगे, तो मैथमेटिक ऑपरेशंस में भी एक टाइप से थ्योरेटिकल बेस आपको अप्रोच मिलेगी। बट इस वजह से मैं फिफ्थ चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर मैं स्टार्टिंग में ही अगर थ्योरी पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, वैसे मेरे अकॉर्डिंगली तो थ्योरी पार्ट ही बेस्ट होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करते हैं, जैसे फर्स्ट डे से जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट क्लास है, मैथ्स की अब कोई क्लास नहीं है, फर्स्ट क्लास है। तो जैसे ही हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहिए जो अदर स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है, अदर स्टूडेंट को सबसे, क्योंकि आप जब चेक करेंगे जो सेट है और रिलेशन फंक्शंस है, ये आपको से नेक्स्ट क्लास में भी आपसे रिलेट होने वाला है क्योंकि यही चैप्टर्स है जो आप नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ोगे, 12th क्लास में भी आप इन्हीं को डिस्कस करोगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर इनको मैं स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा, मेरे अकॉर्डिंगली तो आप कोई सही चैप्टर पढ़ लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब आप इनको पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि सर ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा बर्डन हो रहा है, तो इस वजह से मैं उस चैप्टर को नहीं पढ़ाकर मैं इस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5। इसमें आपके पास इतना कुछ थ्योरेटिकल पार्ट यूज़ नहीं होगा, बट थ्योरी में फिर भी बताऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दूँ, जैसे कोई भी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर हो, जितने भी चैप्टर्स आपकी बुक्स में सारे कोई भी चैप्टर अगर हम डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चैप्टर का मैं थ्योरी पार्ट डिस्कस करूँगा। थ्योरी पार्ट आपको लग सकता है कि सर ज़्यादा बता रहे हैं, मैं ज़्यादा ही बताऊँगा क्योंकि आपको एक बुक से काम नहीं चलाना है। देखो जैसे भाई अभी तक आपने 10th तो आपकी जैसे तैसे होगी भाई, कोरोना की वजह से आपके पेपर नहीं हुए या आपने पढ़ाई भी की थी, डजेंट मैटर। बट अब जब 12th क्लास में आप आते हैं तो 12th क्लास का बेस होती है 11th क्लास, 12th का बेस होती है 11th क्लास, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आप 12th क्लास में सेम जो 11th वाला कॉन्सेप्ट है उन्हीं को फॉलो करेंगे, वही कॉन्सेप्ट वहाँ पे फॉलो हुए होंगे। तो इस वजह से हम जो क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन हम इस टाइप से, उसकी जो थ्योरी पार्ट है चैप्टर में, जितनी भी थ्योरी पार्ट है मैं सारा थ्योरी पार्ट बताऊंगा, मैं किसी भी एक थ्योरी पार्ट पॉइंट को मिस नहीं करूँगा। क्योंकि मेन अप्रोच क्या होती है कि आपको दो बुक्स निकालनी है, मैं दोनों बुक्स ही कराऊंगा आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT देन RS अग्रवाल, वो हम साथ साथ करते चलेंगे या इस टाइप से कर लेंगे जैसे जब तक अभी तक आपका सिलेबस अभी डिसाइड नहीं, बट आपको तो आप 11th में तो आपको सारा ही कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम NCERT कर लेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर NCERT से डिस्कस कर लिया, NCERT के कंप्लीट करने के बाद देन RS से कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर। ताकि आपको दोनों बुक्स इस वजह से करा रहा हूँ क्या, ताकि NCERT से तो आपका बेस क्लियर होगा। आज फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करनी ज़रूरी है क्योंकि NCERT से तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, जैसे आपका बेस क्लियर होगा। बट NCERT में एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें हर क्वेश्चंस में एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं। NCERT से तो आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बट जब RS के आप क्वेश्चंस निकाल रहे होंगे उनसे आपको क्वेश्चन की अप्रोच मिलेगी, क्वेश्चंस को किस टाइप से सोल्व करना है। मेन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होगी वो आपकी RS से होगी, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होता कि आपने लर्न कर लिया, लर्न करना पड़ता है यहाँ भी, ऐसा नहीं है कि लर्न नहीं करना पड़ता। जैसे फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट पार्ट है, जो थ्योरी पार्ट है, वो आपको लर्न ही करना पड़ता है, लर्न ही करना पड़ेगा। बट अदर जो पार्ट है जैसे क्वेश्चंस है, जितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्लियर। तो इस वजह से आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5, या आप कुछ भी समझ लें, चैप्टर नंबर आज हम 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस करूँगा। ऐसा हो सकता है भाई या तो आज की वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए, अगर आज की वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा तो एक दो वीडियो में कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट है भाई ये चैप्टर यूज़ क्यों हुआ, क्यों यूज़ हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसकी हिस्ट्री बताने लगूँ आपको, नहीं, जो आपके पास यूज़फुल है उतना ही बताऊंगा। बट जैसे NCERT में होता है ना कि पॉइंट्स लिखे होते हैं, आप स्टार्टिंग में देखते हैं कि हर एक्सरसाइज से पहले या चैप्टर से पहले आपको समरी मिलती है, समरी मिली होती है, उस समरी पार्ट को भी पढ़ना पड़ता है। उसे पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि देखो अब तक की क्या प्रॉब्लम थी, अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते थे तो कम आते थे। बट अब जब से ये 1-2 वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं, 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इसमें आपको थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन पिक होते हैं।
ये थ्योरी पार्ट्स है। तो अगर इसकी एबिट आप अभी 11 क्लास से डाल लेंगे तो 12th क्लास में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको जो कौन थ्योरी पार्ट है वो 11th क्लास से ही क्लियर होगा। ठीक है, डिस्कस हम 12th में भी करेंगे, बट अभी 11th के लिए अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो हम कोई भी पार्ट ऐसा नहीं करेंगे कि उसको किसी भी पार्ट को मैं मिस कर दूं ताकि जिसको आपको प्रॉब्लम आए। हम सारा थ्योरी कंप्लीट करते चलेंगे। जैसे आखिर चलो आज बहुत बातें होगी तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, क्यों ये यूज हो रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आप पहले से 10th क्लास में आपने पढ़ी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर सिंपली मैं बताऊं, जैसे ax² प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती थी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम रूट्स निकालते थे। कैसे भाई, रूट्स की कंडीशन होती थी, या तो हम फैक्टर मेथड यूज करते थे या हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करना सीखा हुआ। देन बट कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो आपके पास कट गया था सिलेबस में। देन वो तो आपने नहीं सीखा होगा, उसके आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा होगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपने सीखा होगा जिससे अब सेम हम इसके रूट्स के नेचर कैसे निकालते थे, इससे बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई अगर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव का मतलब भाई या तो वो इक्वल हो जीरो के, जीरो से इक्वल हो, जैसे मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जीरो के, या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर हो किसी जीरो से। तो इस कंडीशंस में रूट कैसे आते थे, रियल। रूट्स कैसे आते थे, रियल। और अदर कंडीशन क्या बनती थी, एक थर्ड कंडीशन और बनती थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता था, ग्रेटर सॉरी लेस होता था जीरो के, तो यहाँ पे हम बोलते थे कि ये रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स है या अनरियल रूट्स है। रियल रूट्स नहीं होते थे, इमेजिनरी रूट्स होते थे। उन्हें हम सोल्व भी नहीं करते थे, क्योंकि हम इन्हीं डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास में। हम खाली नहीं सोल्व करते थे, इस वाले क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट भी नहीं करते थे। तो अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस भाई जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स आने लगे, तो इन इमेजिनरी पार्ट्स को ही सोल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट हुई। क्योंकि आप देखो, इमेजिन करें कि अब चेक करें, जब यहाँ पे आप फॉर्मूले में वैल्यू रखते थे तो आपके पास इस अंडर रूट में यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती थी, नेगेटिव वैल्यू आती थी। आप रखे देखें, कोई बैक क्वेश्चन ले ले ये बैक बुक से, तो आप चेक करें यहाँ पे अंडर रूट में आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती थी। तो नेगेटिव वैल्यू आती थी, नेगेटिव वैल्यू इसमें भी अंडर रूट 3 है, माइनस अंडर रूट 3 है। तो इसका हम अंडर रूट नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि अगर 3 होता तो 3 को तो हम अंडर रूट 3 ही यूज़ कर लेते। 3 की वैल्यू हमें पता होती थी 1.732, इस टाइप से वैल्यूज होती हैं। तो अंडर रूट 3 होता था तो उसे हम छोड़ देते थे। बट अब इन कंडीशंस को ही निकालने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करेंगे। अब इसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करेंगे आयोटा। तो आपको आयोटा समझना है। अब मैं सरफ कर रहा हूँ, ये एक बेसिक आइडिया बताया मैंने कि क्या क्या बेसिक क्लास में, बैक क्लासेस में हमने डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपके साथ साथ में मैं रिवाइज करा रहा हूँ इस चीज़ों को। कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम रूट निकाल देते। भाई आपने तो 2 मेथड पढ़े, फैक्टर मेथड और क्वोशिएंट फार्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस से आउट हो चुका था। तो जब हम इनकी रूट्स की कंडीशंस निकालते थे, कि रूट्स की हम प्रॉपर्टीज निकालते थे या उनके नेचर्स निकालते थे, नेचर्स बेटर रहेगा, नेचर्स निकालते थे। दो कंडीशन आती थी, एक बार तो नेचर आते थे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल आता था जीरो के, तो रूट्स कैसे थे, रियल होते थे और इक्वल होते थे। बट जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता था, ग्रेटर आता था जीरो, तो डिस्टिंक्ट होते थे और रियल होते थे। बट जब बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर आता था जीरो के, तो रूट्स कैसे होते थे, इमेजिनरी। तो इससे हम लेफ्ट कर देते कि ये क्या है, नॉट पॉसिबल है, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी हो गए, फाइंडेबल नहीं होंगे। बट अब इन्हीं चीज़ों को फाइंड करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक सिंबल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है, तो अब इस नेगेटिव को ही समझेंगे। आपके पास एक सिंबल यूज होगा आयोटा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो इसे मैंने रब किया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये फॉर्मूला हमारे पास था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तो वैल्यू बताई थी। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कब, जब हम क्वेश्चन सोल्व कर देते। अब आयोटा समझेंगे कि यहाँ पे हम एक आयोटा से यूज करेंगे, आयोटा को रिप्रेजेंट करेंगे आई से। अब इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, विजिबल है, तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट माइनस। आयोटा की रिजल्ट जो होता है वो होता है -1, आयोटा इज इक्वल टू -1। अब अगर यहाँ से मैं ए स्क्वायर आई स्क्वायर निकालने लूँ, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। ऐसे आई क्यूब निकालो, इसका क्यूब
तो क्या आएगा फिर से माइनस वन। देन जब पावर 4 निकालेंगे i4 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो इस टाइप से इसकी वैल्यू आती है, बट मेन हमारे पास ये वैल्यू होती है कि i इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू, इसे i नहीं बोलेंगे आप आयोटा बोलेंगे, आयोटा इज इक्वल टू -1, आयोटा इज इक्वल टू -1। आप कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर थे क्या। अब अगर यहीं पे मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊं तो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे a प्लस आई बी की फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में। a प्लस आई बी है क्या, अब देखो इसे समझे भाई। a तो एक कंप्लीट नेचुरल नंबर है या रियल नंबर्स बोल रहे हैं, इधर आपके पास एक रियल नंबर है, बट जब ये आई आ गया, आई मतलब आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ में एक नंबर लिखा हुआ है, तो जब ये आयोटा आया तो ये एक इमेजनरी नंबर बन गया, मतलब एक रियल नंबर के साथ एक इमेजनरी नंबर ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है कि इमेजनरी नंबर ऐड हो रहा है। यहाँ पे a और b की कोई भी नेचुरल नंबर्स रख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर रखें, जैसे ऐसा अगर मैं कुछ नंबर्स बना लूँ, जैसे मैंने क्या बताया कि कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होंगे, a प्लस आई बी की फॉर्म में होंगे। अब अगर यहाँ पे मैं कुछ a b की वैल्यू रखना स्टार्ट करूँ, जैसे कुछ नंबर्स बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैंने कहा यहाँ पे 1 प्लस 2i, चलो इसको आप ऐसे लिख दे i इंटू 2। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i। तो इस टाइप्स के नंबर्स होंगे, रूट्स में भी हो सकते हैं, √2 प्लस √3i या 2 प्लस √3i, इस टाइप से हो, इस टाइप से हो, जिस भी टाइप से आपके पास नंबर्स दिए होंगे। क्लियर। अगर कोई नंबर इस टाइप से आ जाए कि ऐसा लिखा हो 0 प्लस 2i, या एक नंबर आ जाए 1 प्लस 0i, ये कंडीशन भी तो पढ़ सकते हैं। ये हम नंबर्स रख रहे हैं, ए की पोजीशन पे बी की पोजीशन पे हम कुछ नंबर्स रख रहे हैं, तो ऐसे भी नंबर्स नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। जैसे मैं रखना स्टार्ट करूँ कि -1 प्लस या प्लस i इंटू -2, तो ये नंबर क्या बन जाएगा -1 -2i, ये रिजल्ट बन जाएगा। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन ये आपको यहाँ विजिबल नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर। तो इस टाइप से जो भी वैल्यू आप चेक करें तो इस टाइप से ही होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप से कंडीशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, आप इन दोनों कंडीशंस के लिए चेक करें। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 0 प्लस 2i, 0 प्लस 2i, तो 0 प्लस 2i मीन्स देखो ये जो a है वो तो 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर ये जो लेफ्ट रह गया 2i मीन्स 2i इंटू आयोटा, तो ये नंबर क्या बन गया, ये इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी नंबर। ये कैसा नंबर है, इमेजनरी नंबर है। बट अगर इस नंबर को चेक करें, ये नंबर तो 1 ही लेफ्ट रह गया, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, ये रियल नंबर है। ये कैसा है, रियल नंबर है, परफेक्ट रियल नंबर, या आप इससे परफेक्ट भी बोल सकते हैं, परफेक्ट रियल नंबर, और ये परफेक्ट इमेजनरी नंबर। ये कैसा है, परफेक्ट इमेजनरी या परफेक्ट इमेजनरी, परफेक्ट इमेजनरी, परफेक्ट रियल नंबर। क्लियर। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर सिंपल कोई न्यूमेरिकल सिंपल लिखा है 2i मीन्स 2 इंटू आयोटा, 2 आयोटा, तो दैट मीन्स कंडीशन क्या है कि ये नंबर है परफेक्ट इमेजनरी नंबर, परफेक्ट इमेजनरी नंबर। अगर सेम लिखा है 1 प्लस 0i, 1 प्लस 0i, तो वो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। तो इस टाइप से कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट रियल नंबर, परफेक्ट रियल नंबर। क्लियर। तो अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो आज यहीं तक रखता हूँ, ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस नहीं कर, आगे चाहें तो वीडियो और भी लंबी हो सकती है। तो आज आपका इंट्रो पार्ट था, मैंने थोड़ी पार्ट डिस्कस करी कि किस टाइप से कंडीशंस यूज़ हो रही है। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।